प्रश्न, 1935 के एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थी? उत्तर, 1935 के एक्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। 1. लंबा तथा जटिल, लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड। संसद ने 1773 से लेकर 1947 ईस्वी तक जितने भी अधिनियम पास किए उनमें 1935 का एक्ट उन सबसे लंबा तथा जटिल था। इसकी कुल 451 धाराएं और 15 सूचियां थीं। यह एक लगभग 450 पृष्ठों में लिखा गया है। इसके विस्तृत होने के कारण यह है कि इसमें केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें भारतीय संघ की व्यवस्था का भी विस्तृत वर्णन किया गया और इसके ठीक काम करने के लिए संरक्षणों तथा रक्षा कवचों का वर्णन भी किया गया है। 2. अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन। सन 1919 अधिनियम के अंतर्गत भारत में राजनीतिक ढांचा एकात्मक था जिसके अनुसार केंद्रीय सरकार का प्रभुत्व था। 1935 के एक्ट में ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के लिए संघ का सुझाव प्रस्तुत किया गया। इस संघ में 11 प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी प्रांत तथा वे भारतीय रियासतें सम्मिलित थीं, जो इस संघ में सम्मिलित हों। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना आवश्यक था, परंतु भारतीय रियासतों की अपनी इच्छा थी। संघ में सम्मिलित होते समय प्रत्येक रियासत को एक प्रवेश आलेख, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन द्वारा बताना पड़ता था कि वह कौन कौन सी शक्तियां केंद्र को देने के लिए तैयार है। इस प्रकार शक्तियों को देने में प्रत्येक रियासत से समानता नहीं थी। शक्तियों की समानता केवल ब्रिटिश प्रांतों में लागू होती थी। 3. केंद्र में दोहरा शासन, ड्याकी एट द सेंटर। 1919 के एक्ट में दोहरा शासन प्रांतों में स्थापित किया गया था। 1935 के एक्ट द्वारा दोहरे शासन को प्रांतों में से समाप्त कर दिया गया और इसको केंद्र में स्थापित किया गया। प्रांतों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई। संघीय विषयों के कुछ भाग को संघीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, परंतु केंद्रीय सरकार के कुछ महत्वपूर्ण विषय, रक्षा विभाग, विदेश मामले, धार्मिक विषय तथा क्षेत्रीय इलाके रिजर्व ही रहे, अतः इन पर गवर्नर जनरल का पूरा नियंत्रण था। रक्षित विषयों रिजर्व सब्जेक्ट पर केंद्रीय विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। इसके अतिरिक्त शेष सब विषय मंत्रियों को सौंप दिए गए, जो कि विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। परंतु वास्तविक रूप में विशेष उत्तरदायित्वों स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर गवर्नर हर प्रकार का हस्तक्षेप कर सकता था। गवर्नर जनरल की तानाशाही को रोकने के लिए विधानमंडल के पास कोई शक्ति नहीं थी। 4. प्रांतों की स्वायत्ता, ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। सन 1919 के एक्ट से पहले प्रांत पूर्ण रूप से केंद्र के अधीन थे। सन 1919 के एक्ट के अनुसार प्रांतों को कुछ सीमा तक स्वतंत्रता दी गई थी, परंतु सन 1935 में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता दी गई जो कि इस एक्ट का विशेष तत्व है। प्रांतों के सब विषय मंत्रियों को दिए गए और ये मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। वास्तविक रूप में प्रांतों के मंत्रियों की शक्तियों पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध थे। प्रांत के गवर्नर को इनके कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए अधिकार व शक्तियां दी गई थीं, जो कि प्रांतों की स्वतंत्रता के विरुद्ध थीं। ब्रिटिश सरकार गवर्नर को नामात्र का मुखिया बनाना चाहती थी। 5. शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। 1935 के एक्ट के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों के विभाजन के लिए 1935 के एक्ट में 3 सूचियों का वर्णन किया गया। संघीय सूची फेडरल लिस्ट में कुल 59 विषय सम्मिलित किए गए। इन महत्वपूर्ण विषयों में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार न था। इनमें कुछ विषय इस प्रकार है: सेना, विदेशी मामले, मुद्रा, रेलें, डाक व तार विभाग, केंद्रीय सेवाएं, कर, शस्त्र आदि। प्रांतीय सूची प्रोविजनल लिस्ट में प्रांतों के हितों के 54 विषय सम्मिलित थे। इनमें से कुछ इस प्रकार है: न्याय तथा न्यायालय, पुलिस, जेलें, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा भूमि कर आदि। समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में वे 36 विषय सम्मिलित थे, जिन पर केंद्र तथा प्रांतों दोनों का अधिकार था। यदि केंद्र किसी विषय पर कानून पास करना चाहे तो प्रांत का कोई अधिकार न होता था। इस सूची के कुछ विषय थे जैसे विवाह तथा तलाक, आपराधिक कानून तथा दीवानी कानून, दिवालियापन, समाचार पत्र, कारखाने, व्यापारिक संघ, बिजली आदि। वास्तविक रूप में गवर्नर जनरल को ही हर प्रकार का कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा प्रांतों को देने का हक था। 6. आरक्षण तथा सुरक्षा, रिजर्वेशन एंड सेफगार्ड्स। वास्तविक रूप में इन सुरक्षाओं ने प्रांतीय स्वतंत्रता को बहुत धक्का पहुंचाया तथा ब्रिटिश सरकार जानबूझकर प्रांतीय स्वतंत्रता में विघ्न डालना चाहती थी। रक्षाएं 2 प्रकार की थीं। 1. भारतीय विधानमंडल को कई विषयों पर कानून पास करने की शक्ति नहीं थी।
2. मंत्रियों तथा विधानकारों की शक्तियों को सीमित करने के लिए गवर्नर जनरल को कई शक्तियां दी गई थीं, जिनके अनुसार वह तानाशाह बन सकता था। डॉक्टर कीथ कहते हैं कि जनसंख्या की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी सरकार के वास्तविक उद्देश्य को यदि पूर्ण रूप से नहीं तो पर्याप्त सीमा तक समाप्त किया गया था। 7. संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट। इस एक्ट में संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय को केंद्र में तथा संघ की इकाइयों, देशी रियासतों तथा ब्रिटिश प्रांतों के आपसी झगड़े निपटाने का अधिकार दिया गया था। संघीय न्यायालय भारत के उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट्स द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध भी अपील सुन सकता था, यदि उसमें 1953 के एक्ट की व्यवस्था के संबंध में कोई प्रश्न हो। वह गवर्नर जनरल को कानूनी प्रश्नों पर सलाह देने का अधिकार रखता था, पर सलाह को मानना अथवा न मानना गवर्नर जनरल पर निर्भर करता था। संघीय न्यायालय संविधान की व्याख्या कर सकता था। संघीय न्यायालय के निर्णय अंतिम नहीं होते थे, क्योंकि इनके विरुद्ध इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल के पास अपील की जा सकती थी। इस प्रकार संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था। 8. सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। सन 1919 के एक्ट की रचना करने वालों ने यह विचार प्रकट किया था कि सांप्रदायिक चुनाव पद्धति उपयोगी नहीं होगी, इसीलिए इसका विस्तार नहीं होना चाहिए। परंतु प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने सन 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड के द्वारा भारतीय मतदाताओं की अधिक से अधिक श्रेणियों और समूहों में बांटने का प्रयत्न किया और मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, जमींदारों, पूंजीपतियों, स्त्रियों आदि सभी के लिए पृथक पृथक चुनाव पद्धति की व्यवस्था की। सन 1935 के एक्ट में इस चुनाव पद्धति को स्थान दिया गया, ताकि भारतीय जनता कभी इकट्ठी न हो सके और अंग्रेज भारत पर शासन करते रहें। मुसलमानों को इस एक्ट के अंतर्गत सुविधाएं दी गई। मुसलमानों को केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत में 33% स्थान दिए गए, जबकि उनकी जनसंख्या इस अनुपात से कम थी। विशेष रियायतों से उत्साहित होकर मुसलमानों ने शीघ्र ही पाकिस्तान की मांग करनी आरंभ कर दी और 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन हो गया। 9. विधान पालिकाओं के आकार तथा रूप में परिवर्तन, चेंज इन द साइज एंड नेचर ऑफ लेजिस्लेचर्स। केंद्र तथा प्रांतों की विधानपालिकाओं के आकार में भी परिवर्तन किया गया। केंद्रीय विधानमंडल के निम्न सदन को संघीय सभा, फेडरल असेंबली तथा ऊपरी सदन को राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। संघीय सभा की कुल सदस्य संख्या 375 निश्चित की गई, जिनमें से 250 ब्रिटिश भारत और 125 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 260 थी, जिनमें से 104 देशी रियासतों से और 156 ब्रिटिश भारत से थे। सन 1919 के एक्ट में केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदनों की व्यवस्था की गई थी, जबकि सन 1935 के एक्ट में 6 प्रांतों में भी द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन को विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली तथा ऊपरी सदन को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 60 और अधिक से अधिक 250 निश्चित की गई। विधान परिषद की सदस्य संख्या भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न थी। वोटों का अधिकार 10% बढ़ाया गया और इनका रूप लोकतंत्रीय तथा तानाशाही तत्वों का मिला जुला था। प्रांत अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते थे, परंतु रियासतों को अपने प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार था। केंद्रीय विधानमंडल तथा प्रांतों के विधानमंडलों के अधिकारों में भी वृद्धि की गई। 10. ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। सन 1935 के एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का स्पष्ट वर्णन किया गया। 1935 के एक्ट में संशोधन करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को ही दिया गया था। भारत में केंद्रीय विधानमंडल तथा प्रांतीय विधानमंडल को इस एक्ट में संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। भारतीय संसद अधिक से अधिक इस एक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव पास करके ब्रिटिश संसद के पास भेज सकती थी। इस एक्ट में संशोधन करने या उसकी धारा को रद्द करने या उसमें किसी नई धारा को सम्मिलित करने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास ही था। 11. भारत परिषद की समाप्ति, एबोलिशन ऑफ इंडिया काउंसिल। 1935 के एक्ट द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर भारत सचिव के परामर्शदाताओं, एडवाइजर्स की व्यवस्था की गई। परामर्शदाता कम से कम 3 और अधिक से अधिक 6 हो सकते थे। भारत सचिव की शक्तियों में कुछ कमी हो गई और प्रांतीय शासन पर से उसके नियंत्रण को लगभग समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय गवर्नर केवल अपने विशेष उत्तरदायित्वों और स्वेच्छाचारी शक्तियों के प्रयोग के लिए प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी थे। भारत सचिव के नियंत्रण को संघीय प्रशासन पर भी कम किया गया। 12. बर्मा, अदन और बरार। बर्मा, एडन एंड बरार।
1953 के एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को भारतीय सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके ब्रिटिश औपनिवेशिक कार्यालय ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिस के अधीन कर दिया गया। बरार हैदराबाद की रियासत से अलग करके मध्य प्रांत में मिला दिया गया। 13. प्रस्तावना का अभाव, एब्सेंस ऑफ प्रीएम्बल। सन 1935 के एक्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें प्रस्तावना का अभाव था। प्रस्तावना इसलिए दी गई थी क्योंकि एक्ट बनाने वालों ने इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी थी, क्योंकि इस एक्ट के अंदर किसी नई नीति की घोषणा नहीं की जा रही थी। सन 1919 के एक्ट की प्रस्तावना को ही एक्ट का आधार माना गया। सन 1919 एक्ट की प्रस्तावना में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने को उद्देश्य निश्चित किया गया था और दोहरा शासन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहला कदम था और 1935 का एक दूसरा कदम था। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.